नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा द एक्सीलेंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इकोसिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बेसिक्स को हमने सेकेंड लेक्चर में कवर किया था और जैसा कि आप जानते हैं ये लेक्चर सीरीज चल रही है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, और इसके लिए हमने रेफरेंस बुक जो कवर की है वो शंकर आईएएस की है। इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स समझे थे फर्स्ट लेक्चर में कि ये एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसके बाद हमने देखा कि इकोलॉजी क्या होती है, उसका हमने कुछ बेसिक समझा। फिर हमने उसमें देखा था कि डिफरेंस क्या है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच में। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है। कंपोनेंट्स का मतलब आप समझते होंगे कि अगर मैं बात करूं एक घर, एक हाउस अगर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, मोटर हो या अन्य जो है सामान उसमें यूज होते हैं। अब ऐसे ही कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट आर सेम। यूपीएससी या कोई और एग्जाम आपको इसमें उलझा सकता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेम, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि सही स्टेटमेंट क्या है कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उसमें एक फैक्टर आता है, एक टाइप आता है, उसे हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक का मतलब क्या होता है? अबायोटिक का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति, जिन कंपोनेंट्स की उत्पत्ति जीवित वस्तुओं से न हो, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना हो। कैसे? अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कैसे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के? जो नॉन लिविंग हैं। अब नॉन लिविंग में क्या है? जो लिविंग नहीं है। लिविंग क्या नहीं है? लिविंग नहीं है, टेबल लिविंग नहीं है, मकान लिविंग नहीं है, मिट्टी लिविंग नहीं है, सन की लाइट लिविंग नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है। ये सब कैसे हैं? ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं द अबायोटिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ सॉइल। अभी जो हमने एग्जांपल्स लिए थे इसमें क्या क्या शामिल है? सॉइल है, वाटर है, एयर है। ये सारे कैसे कैसे हैं? ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये माफ कीजिएगा, जो है कुछ टेक्निकल इश्यू था, इसकी वजह से स्क्रीन जो है थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। अब उसमें एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट एनर्जी हो गई, एटसेट्रा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स केमिकल्स। अब नॉन लिविंग में और क्या होगा? केमिकल्स होंगे। केमिकल्स क्या? लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। देयर आर सो मेनी गैसेस इन द एनवायरनमेंट। ये सब कैसे हैं? ये सब नॉन लिविंग हैं, अर्थात अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एंड फिजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाइमेट्स एंड वेदर कंडीशंस। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो भी कंपोनेंट्स में शामिल हैं। किसके में? एनवायरनमेंट के में, इकोलॉजी के कंपोनेंट्स में शामिल हैं। अब ये प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? ये कंपोनेंट तो हैं, लेकिन ये रियली में अपने आप में क्या है? ये कुछ प्रोसेसेस हैं। क्या? जैसे कि वोल्केनोज। वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी। दूसरा अर्थक्वेक्स हो गए, ये भी उसी में शामिल हैं। फ्लड्स हो गए, बाढ़ आ जाती हैं। फॉरेस्ट फायर्स हो गई, क्लाइमेट्स हो गया, और वेदर कंडीशंस हो गई। ये सब शामिल होते हैं किसमें? कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी में। यहां थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। वेदर को क्या बोलते हैं हम? मौसम क्या होता है। तो क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट इज अ सम ऑफ
टोटल वेदर कंडीशंस फॉर लॉन्ग टर्म, मींस जब वेदर की एक लॉन्ग टर्म बात हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे कि अगर हम बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट क्या है, तो वो 50 वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वही सेम रहा होगा, तब हम उसको क्लाइमेट बोल रहे हैं। मौसम अर्थात वेदर, वेदर जो आज हो सकता है गर्मी है, कल शाम को वर्षा हो जाए, हो सकता है वर्षा की वजह से थोड़ी सी ठंड हो जाए, तो इसको बोलते हैं वेदर। तो ये कई बार पूछने को मिलता है, आपको एग्जाम क्वेश्चंस में मिलता है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है ये आपने जान लिया। अब देखते हैं अबायोटिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन इट्स एनवायरनमेंट। तो कोई जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, कोई जंतु है, एनिमल है, प्लांट है, मैन है, ये सब कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगे, किस तरह की इनकी सिचुएशंस होंगी, इन सब को डिटरमाइन करता है कौन, ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं। ऑल्दो दीज फैक्टर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, हाँ ये जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से भी क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी अकेला एक फैक्टर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, उनकी पूरी रेंज को अफेक्ट कर सकता है। ये कैसे कर सकता है, थोड़ा सा इसको हम जो है इसका बेसिक समझ लेते हैं। सपोज करें जो हिली रीजन होंगे, माउंटेन वाले रीजन होंगे, वहां के लोगों की हाइट आपको कम मिलेगी। जो डेजर्ट होंगे वहां पर आपको ऐसे एनिमल्स मिलेंगे, ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो विदाउट वाटर भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि जो लोग डेजर्ट रीजन में रहते हैं, जो प्लांट्स, जो एनिमल्स डेजर्ट रीजन में अगर वो रहते हैं, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में अगर वो रहते हैं और वहां पर अचानक से वर्षा अगर बढ़ जाती है, तो वहां के सारे प्लांट्स, वहां के एनिमल्स, उनको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने शरीर को बदलना होगा, ढालना होगा। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट फैक्टर आता है एनर्जी। एनर्जी कैसे, एनर्जी का जो मुख्य सोर्स है पूरे ब्रह्मांड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए जो अभी तक नोन है, वो क्या है, सनलाइट है या सन है। एनर्जी फ्रॉम द सन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस इनसे भी एक कदम आगे बढ़कर एसेंशियल वो होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे द ऑक्सीजन इज एसेंशियल गैस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल और फॉर एनिमल सर्वाइवल। अब मैं अगर बात कहूं कि फूड इज ऑल्सो एसेंशियल, हो सकता है कि आप फूड के बिन 4 दिन जिंदा रह सकें, बट यू कांट लिव विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन इवन फॉर एन आवर। तो ये कैसा हो गया, एसेंशियल हो गया। इन दिस केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, द सन डायरेक्टली सप्लाइज द नेसेसरी एनर्जी। हम जो इंसान हैं या जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट अपना भोजन, जो फूड है, वो प्रोड्यूस नहीं करते। फूड कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स को जो सन की लाइट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो उसी से अपना फूड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सिंस एनिमल्स कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली, तो जो एनिमल्स हैं वो सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दे ऑब्टेन इट इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो जो एनिमल्स हैं वो अपने लिए एनर्जी कहां से लेते हैं, वो एनर्जी लेते हैं अदर प्लांट से, अदर एनिमल से। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि इंसान जो है किचन में खाना बनाते हैं तो वो अपने लिए खुद तो खाना बनाते हैं, नहीं, उस खाने को हम पकाते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है वो प्लांट्स के थ्रू होता है। सपोज करो गेहूं जिसकी आप रोटी खाते हैं, या ऐसे और भी अन्य प्रोडक्ट, चीनी हो गई या गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, ये सब प्रोड्यूस हमने नहीं किए, इन सब ने सन एनर्जी के थ्रू उसमें बाजरे के दाने आए या गेहूं का दाना आया या मैंगो आया, उनको तो हमने क्या किया, अपने तरीके से प्रोसेस करके यूजेबल बना लिया। एनर्जी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। तो जो एनर्जी है वो क्या डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन करने का मतलब है यहां पर निर्धारण करना।
क्या डिटरमाइन करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। तो कहां पर एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है वो यदि कम है या ज्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ हो गए, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनका लेवल भी, उनकी संख्या भी उसी हिसाब से मिलेगी। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर बात करूं लद्दाख की या साइबेरियन क्षेत्र की, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा जीव जंतु नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, धूप वहां पर बहुत कम मिलती है, इसलिए वहां पर आपको एनिमल्स और प्लांट्स बहुत कम संख्या में मिलेंगे। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं अबाउट द अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न के जंगलों की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आपको जीव जंतुओं की संख्या, ट्रीज की संख्या, एनिमल्स की संख्या, वहां पर जो इंसेक्ट हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में आपके मैमल्स हो गए, चाहे आपका वो वहां का पाया जाने वाला एनाकोंडा हो गया, या और भी बहुत सारे जी, वो बहुत संख्या में वहां पर आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि द अमेज़न फॉरेस्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? सन की एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, तो पेड़ बहुत तेजी से वहां पर क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। जब पेड़ वहां पर ग्रो करेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी, तो जमीन पर रहने वाला जो पानी है, जो उसके आसपास का पानी है, बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो बहुत ज्यादा वर्षा होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो पेड़ों के लिए तो वर्षा फायदा करती है। इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा आपको बायोडायवर्सिटी भी मिलती है। तो आप अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है बायोडायवर्सिटी की जो है डेंसिटी के बारे में, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, वहां पर आपको बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, जबकि लद्दाख का एरिया, लेह का एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया, उत्तराखंड का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, सिक्किम का एरिया, यहां पर बायोडायवर्सिटी आपको इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट्स कम मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोलॉजी के अदर कंपोनेंट की। वो क्या है? वो है रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है? मींस वर्षा की जब हम बात करते हैं, जो पानी है जो आकाश से गिरता है बादलों से, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं, उसको फिर हम रेनफॉल बोलते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, उन सब के लिए वाटर क्या है? वाटर एसेंशियल है। विदाउट वाटर किसी का काम नहीं चल सकता, वो जीवित नहीं रह सकता। मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन एन एक्वस मीडियम, जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं वाटर के साथ में होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की या वाटर की आवश्यकता पड़ती है। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वाटर का और क्या काम है? जो हमारी बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, न ज्यादा ठंडा होने देता है बॉडी को, न ज्यादा गर्म होने देता है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा, जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको मिल जाएगा किसी एग्जाम में कि वाटर का रोल क्या है, वाटर क्या काम करता है। तो उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, हेल्प करता है उसको रेगुलेट करने में। हालांकि वाटर के और भी फंक्शन है, जैसे कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का करना, जो बॉडी में जो अदर आइटम्स होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं उनको बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं फर्दर, वाटर बॉडीज फॉर्म द हैबिटाट फॉर मेनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज का मतलब है यहाँ पर ओशियंस हो गए, नदियां हो गई, पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, ऐसे बहुत सारे एरिया, उनमें क्या होते हैं? उनमें आपको एक्वेटिक प्लांट्स भी मिलेंगे और एनिमल्स भी मिलेंगे। मींस ओशियन में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। अब यहाँ एक टर्म यूज हो रहा है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जो जल में पाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी कंपोनेंट है ये और इकोसिस्टम का भी कंपोनेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है, ये बहुत सारी चीजें निर्धारित करता है। कहाँ कितने जीव जंतु मिलेंगे, कहाँ के लोग कैसे मिलेंगे, लोगों का रंग कैसा होगा, वहां के प्लांट्स कैसे होंगे, वहां के एनिमल्स कैसे होंगे, वहां के घर कैसे बने होंगे, वहां की फैक्ट्रीज कैसी होंगी, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होंगी, इन सब को निर्धारित करता है। लोगों की फर्टिलिटी क्या होगी, यहां तक कि ये भी निर्धारित करता है कौन? टेम्परेचर। कैसे? टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट which greatly influences
सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेम्परेचर बहुत बड़ा जो एसेंशियल फैक्टर है कि वहाँ की जो जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम यूरोप का या साइबेरिया का, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में 70 डिग्री तक 50 डिग्री तक चला जाता है। जबकि मैं अगर बात करूँ सहारा के रेगिस्तान की, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर मोर देन 50 मिल जाएगा। तो जो सहारा के रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो साइबेरिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और साइबेरिया के रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। कहां पर? सहारा के रेगिस्तान में। ठीक। ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट ओनली सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो एक लेवल तक ही टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। फिर बात करते हैं हम अनदर फैक्टर की, और वो फैक्टर है आपका क्या? एटमॉस्फेयर। तो इकोसिस्टम का एक फैक्टर और क्या है? वो है एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ एटमॉस्फेयर, अभी इसको हम बताएंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसको अदर क्लासेस में भी कवर किया जाएगा। The Earth's atmosphere is responsible for creating conditions suitable for the existence of a healthy biosphere on this planet. वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वही जिम्मेदार होता है, वही डिटरमाइन करता है, वही रेस्पॉन्सिबल होता है ऐसी कंडीशंस बनाने के लिए कि वहां पर, उस प्लैनेट पर, उस प्लेस पर, उस एरिया में एनिमल्स और प्लैनेट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। जो अर्थ है उसके चारों ओर बहुत सारी गैसेस का, उसमें वाटर वेपर भी इंक्लूड है, डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड हैं, इन सब की जो एक परत बनी हुई है एक ब्लैंकेट की तरह, उसको हम बोलते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर। और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर ही है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ संभव है। अगर ये एटमॉस्फेयर अर्थ के पास नहीं होता तो अर्थ पर जीवन नहीं होता। एग्जांपल लेते हैं, मून, चंद्रमा, मंगल, बुध, सैटर्न, जुपिटर, ये ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसी वजह से वहां पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबस्ट्रेटम की। सबस्ट्रेटम क्या होता है? एक परत दर परत, जो अर्थ की परतें हैं। आगे अदर लेक्चर में इसको हम देखेंगे जब ज्योग्राफी में कवर करेंगे। तो सबस्ट्रेटम क्या होता है ये भी डिफाइन करता है, ये भी एक कंपोनेंट है किसका? इकोसिस्टम का। और किसका? और ये कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। लैंड इज कवर्ड बाय सॉइल एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स। मींस जो लैंड है, जो जमीन है, वो कवर की हुई है किसके द्वारा? सॉइल के द्वारा। जो मिट्टी होती है, सॉइल जो परत होती है ऊपर की, जिसमें जो है खेती वगैरह की जाती है, वो उसको हम सॉइल बोलते हैं। और इसकी लिमिट कुछ ही फीट तक होती है, उससे ज्यादा नीचे की जो सॉइल होती है वो उपजाऊ नहीं होती। अ वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स। तो लैंड में क्या क्या, लैंड को किस किस के द्वारा कवर किया जाता है? सॉइल के द्वारा और बहुत सारे माइक्रोब्स के द्वारा। माइक्रोब्स वो जीव होते हैं जो हमें नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देते। और क्या हो गए? प्रोटोजोआ हो गए, फंजाई हो गए, एंड स्मॉल एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। थ्राइव इन इट। लैंड पर ही तो ये सब लोग जिंदा रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, फंजाई हों या प्रोटोजोआ हो। हालांकि इनके और भी अदर प्लेसेस हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी सेक्शन में कुछ आगे की। वो क्या है? रूट्स ऑफ प्लांट्स pierce through the soil to absorb water and nutrients। जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो इस सॉइल के थ्रू, इस मिट्टी के थ्रू नीचे तक जाती हैं, और वहां से क्या लेती हैं? वहां से वाटर लेती हैं। और वाटर के साथ क्या लेती हैं? और वाटर के साथ लेती हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजों को ये जड़ें जमीन से क्या करती हैं? सब करती है, वहां से लेती हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं जो केवल जमीन पर रहते हैं, और एक्वेटिक भी हो सकते हैं जो केवल कहां रहेंगे? वाटर में रहेंगे। ठीक।
अब आप स्वयं बताइएगा कि ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे जो वाटर में भी रह सकते हो और टेरेस्ट्रियल मींस लैंड पर भी रह सकते हो, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल वाले लैंड पे रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द सी। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ रह सकते हैं? वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और सी के सैलाइन वाटर में भी रह सकते हैं। फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जो नदियों में है, जो झरनों में है, जो आइस पिघल करके आ रही है किसी नदी में, वो भी कैसा वाटर है? फ्रेश वाटर है। और जो ओशियन है वो वाटर फ्रेश नहीं है, किसी भी सी का वाटर फ्रेश नहीं होता, वो बहुत ज्यादा नमकीन होता है, वो पोर्टेबल नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता। सम माइक्रोब्स लिव इवन इन हॉट वाटर वेंट्स अंडर द सी, और कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो थोड़े से हॉट वाटर में भी मिलते हैं। तो सी में जो है आपको निचले लेवल पर थोड़ा सा हॉट वाटर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोसिस्टम के अदर कंपोनेंट की। वो क्या है? मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स हैं ये भी कंपोनेंट है किसके? ये भी कंपोनेंट है इकोसिस्टम के और किसके? एनवायरनमेंट के। ठीक, ये क्या क्या मटेरियल्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स। प्रोटीन कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मींस प्रोटीन को जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वहीं से जो है लिया जाता है, बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बो का मतलब होगा यहाँ पर कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब हो गया वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर के बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। जब सन की लाइट प्लांट्स को मिलती है, उससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्लांट्स उससे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है फूड प्लांट्स का। ठीक है, नेक्स्ट हो गए लिपिड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हो गए ह्यूमिक सब्सटेंसेस हो गए, जिनमें थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह मिलता है। आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंडीशन कंपाउंड ऑन डीकंपोजिशन। यही जो कंपाउंड्स हैं, जब प्लांट्स का, एनिमल्स का बहुत सारा डीकंपोजिशन जब होता है तो उससे ये निकल करके आते हैं। डीकंपोजिशन कौन करते हैं? छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी एनिमल को या प्लांट को जब वो डेड हो जाता है, उसकी बॉडी को गला देते हैं बिल्कुल, और उसको मिट्टी आदि में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी मिट्टी से फिर से प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ions of various metals are essential for organisms to survive। तो अब ऊपर वाले हमने देखे वो कैसे थे? वो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जो किसी प्लांट या एनिमल से आए हों। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जो किसी प्लांट या एनिमल से नहीं लिए गए हों, उनकी उत्पत्ति किसी जीवित व्यक्ति वस्तु से न हुई हो, उनको बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, बहुत सारे फॉस्फेट्स हो गए, आयंस हो गए, बहुत सारे मेटल्स के, ये सब किसी प्लांट या एनिमल से नहीं लिए जाते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात अब हम करते हैं, इसी में कुछ आगे देखते हैं। आगे क्या है? एनवायरमेंट एनवायरमेंट और इकोलॉजी को और कौन अफेक्ट करता है? उसके और क्या क्या कंपोनेंट है? और एक कंपोनेंट है लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि भाई लैटिट्यूड क्या है और एल्टीट्यूड क्या है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी जगह की वहां की ऊंचाई, और लैटिट्यूड का मतलब होता है जो ग्लोब है उस पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इस रूप में खींची गई लाइंस, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है लैटिट्यूड। आप इनको और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेटी हुई रेखाएं ग्लोब पर, ये क्या कहलाएंगी? लैटिट्यूड कहलाएंगी। मींस जो वेस्ट टू ईस्ट हैं, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड क्या हो गया? अल्टीट्यूड, मान लीजिए कि ये एक प्लेस है और इसकी यहां से
यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये क्या कहलाएगी, ये इसकी ऊंचाई मान लीजिए 100 मीटर है, तो 100 मीटर क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एन एरियाज टेम्परेचर। किसी क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो ये डिफाइन करती है कि वहां का टेम्परेचर कितना होगा, वहां पर ठंड होगी या गर्मी होगी। रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ क्लाइमेट्स सच एज पोलर, ट्रॉपिकल टेम्परेचर। तो अगर किसी क्षेत्र की बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, ठंड मिलेगी। ठीक है, चाहे वो पोलर, अब जैसे कि पोलर रीजन ऊंचाई वाले क्षेत्र है, हिमालय के ऊपर अगर हम जाएंगे तो बहुत ऊंचाई है, ठंड मिलेगी आपको। ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स में भी अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको सर्दी मिल जाएगी, भले ही वो ट्रॉपिकल रीजन में। किसकी वजह से मिल जाएगी वो ठंड, वो मिल जाएगी ऊंचाई की वजह से। दीज क्लाइमेट्स डिटरमाइन डिफरेंट नेचुरल बायोम्स, और यही जो क्लाइमेट्स होते हैं उस क्षेत्र के किसी बायोम को डिफाइन करते हैं कि वहां पर कैसे जीव जंतु मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम सी लेवल टू हाईएस्ट पीक्स वाइल्ड लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्टीट्यूड। अब जो ओशियन है उसके अगर हम उस तल की बात करें, उसके लेवल की बात करें, तो वहां से लेकर के माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जो वहां पर कौन से जीव जंतु मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या है उसका एनवायरनमेंट होगा, इस सब को जो हाइट है वहां की, जो एल्टीट्यूड है, वो भी क्या करता है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, द एयर बिकम्स कोल्डर एंड ड्रायर, वहां की हवा ठंडी होती जाती है और सूखी हो जाती है। सूखी हवा का, ड्राई हवा का मतलब है कि उस हवा में पानी नहीं है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंगली। और वो किसको अफेक्ट करती है, वहां की वाइल्ड लाइफ को उसी तरह से क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो इकोलॉजी है उसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स में जो हमने देखा आज, जो हमने डिस्कस किया, वो कंपोनेंट डिस्कस किए हमने केवल अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर डिस्कशन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, आपके कुछ यूज का है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। वी आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन। थैंक यू।